हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि संस्कृत में जो स्वर है उसके भेद। जैसे हम लोग सुने हैं संस्कृत में कि अ जो है 18 प्रकार है। आखिर में ये जो अ है 18 कैसे हुआ? कहते हैं री जो है ये भी 18 है। ये कैसे 18 हुआ? री कहते हैं कि 12 है। ये 12 कैसे आया? ए जो है ये भी 12 है। ये 12 कैसे हुआ? और हमारा प्रश्न अक्सर पूछा जाता है री प्लस री 30। ये री प्लस री जो है 30 कैसे हुआ? ये प्रश्न तो हर जगह जो है भर भर के पूछा जाता है, चाहे टीजीटी हो, चाहे टेट हो, चाहे सीटेट हो, या हमारा 9th-10th का लेवल हो। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि आ 18 कैसे हुआ, री कैसे 18 हुआ, कैसे जो है री 12 है, ए भी 12 है, और री प्लस री जो है कैसे 30 हुआ। तो पिछली वीडियो में हम लोग स्वर के प्रकार जाने थे, तो आज उसके भेद जानते हैं। तो स्वर के जो भेद हैं वो किस आधार पे 18 हुआ, किस आधार पे 12 हुआ, ये सब हम जानते हैं। इससे पहले आप लोगों के अगल बगल जो भी बच्चे हैं संस्कृत लिए हैं उनको प्लीज जरूर बता दीजिए, ताकि वो इस चैनल से जो भी ज्ञान मिल रहा है उसका फायदा उठा सकें। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि ये जो मैं यहाँ पे बताई हूँ कि स्वरों का जो है वर्णमाला के आधार पे, इसमें आज की वीडियो में क्या क्या जानेंगे वो भी जान लीजिए कि जो स्वरों के भेद है किस आधार पे बना है। पहला तो जो उसका आधार है स्वरों की वर्णमाला के आधार पे है। तो जो स्वर होते हैं कि वर्णमाला के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं उसके आधार पे बनेगा। दूसरा जो हमारा स्वरों की जो मात्रा है, मात्रा के आधार पे जो प्रकार होता है वो उसके आधार पे गिना जाएगा। फिर तीसरा आता है हमारा स्वरों का उच्चारण के आधार पे प्रकार। उच्चारण के आधार पे स्वरों के क्या क्या प्रकार होते हैं, और इन तीनों का ही मल्टीप्लाई करके जब अनुनासिक और निरुनासिक जब बनता है तो हमारा 18-12 बनता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं स्वरों का वर्णमाला के आधार पर प्रकार। तो हमारा जो है स्वरों का जो है वर्णमाला के आधार पे कितने प्रकार हैं? वर्णमाला के आधार पर प्रकार कितने हैं? 3 है। कितने हैं? 3 है। कौन कौन से हैं? पहला तो हमारा आ जाएगा हिश, दूसरा आ जाएगा दीर्घ, तीसरा आ जाएगा प्लुत। तो हमारा जो कल की वीडियो थी उसमें हम इससे पहले की उसमें हम हिश वर्ण कौन से हैं वो जाने हैं, दीर्घ कौन से हैं और प्लुत कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे स्वरों का वर्णमाला के आधार पे कौन कितना हो गया? हिश हो गया एक प्रकार, दूसरा दीर्घ हो गया और तीसरा हो गया हमारा प्लुत। ये किसके आधार पे है? वर्णमाला के आधार पे। तो स्वरों का वर्णमाला के आधार पे हिश दीर्घ प्लुत ये क्या हुए? 3 प्रकार हुए। तो हिश में हमारा जो है 5 वर्ण आता है। कितना आता है? 5। अ ई उ री री। कौन कौन सा आता है? अ ई उ री री। ये पांचों क्या है? वर्ण हमारे हिस स्वर वर्ण है। अब इसी में दीर्घ कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, री और ए ओ आए आओ। ये हमारे क्या हो गए हैं? दीर्घ वर्ण हो गए। प्लुत में क्या है कि जो हमारा 3 लिखा रहेगा। प्लुत का जो प्रयोग है संबोधन में भी किया जाता है। किसमें किया जाता है? संबोधन में। संबोधन जैसे हम किसी को बुलाते हैं ना कि गीता, तो या कभी कभी बोलते हैं घर पे ही बोल देते हैं अपने ही बच्चों के नाम में, जैसे बोल देते हैं नैतिक, तो नहीं सुनेगा तो बोलते हैं नैतिकवा, इसी तरह बोलते हैं। तो क्या है जब हम किसी शब्द को किसी को बुला रहे हैं वो नहीं सुनता है तो उसको फिर हम लंबे स्वर में बोलते हैं, तो वो जो है हमारा किस में चला जाता है? प्लुत में चला जाता है। तो प्लुत में हमारा जो हिर्ष और दीर्घ जो बनते हैं वर्ण वो प्लुत में भी बनते हैं। तो प्लुत वर्ण कितने हैं ये तो कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसमें जो हिर्ष है वो भी प्लुत बनते हैं, लेकिन कुछ दीर्घ है वो हिर्ष जैसे री है प्लुत तो बनेगा, लेकिन इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो दीर्घ बनेंगे या तो हिर्ष नहीं बनेंगे, हिर्ष बनेंगे या तो दीर्घ नहीं बनेंगे। तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इतना तो आप जान गए स्वरों का वर्णमाला के आधार पर प्रकार। अब जैसे मान लीजिए ये कोई चीज छोटी है तो इसको हम बड़ा कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई चीज बड़ी है अब इसको हमको छोटा करना रहेगा तो हम नहीं कर पाएंगे। छोटे को ऐसे हम ऊपर बढ़ा सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जो ये हिर्ष स्वर है इसको दीर्घ हम बना सकते हैं, लेकिन इसमें जो री है ये अपवाद है, इसका जो है दीर्घ नहीं बनता है। फिर आता है जैसे ए ओ आई औ, ये जो चारों हैं ये हमेशा दीर्घ रहते हैं, ये दीर्घ है। अब इसको चाहे कि छोटा कर दें तो नहीं होगा। तो इसी प्रकार मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रही हूँ कि जैसे छोटी चीज है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, बड़ा करके बता सकते हैं। तो वैसे अ का आ बन सकता है, ई का बड़ी बन सकता है, ऊ का बड़ा ऊ बन सकता है, री का बन सकता है, लेकिन जो ये री है इसका जो है दीर्घ नहीं बनता है। साथ ही साथ हमारा जो ए ओ आई औ है ये दीर्घ है, लेकिन इसको जो हम छोटा नहीं बना सकते क्योंकि इसकी जो गिनती है बड़े में चली गई है। अब जैसे किसी की हाइट लंबी है उसकी हाइट को हम छोटा नहीं कर सकते, छोटी हाइट है तो उसको हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन लंबी हाइट को हम नीचे नहीं कर सकते। उसी प्रकार इसमें जो ए ओ आई औ है ये दीर्घ है, बड़ा है, इसको हम छोटा नहीं कर सकते, यानी ये जो चारों वर्ण है इसका छोटा नहीं बनेगा। तो जो हिर्ष है दीर्घ है ये प्लुत में भी बनते हैं, लेकिन बस इन्हीं दोनों में अंतर होता है, या तो दीर्घ नहीं बनेगा या तो हिर्ष नहीं बनेगा। लेकिन प्लुत जो है हमारा सभी वर्णों का बनेगा, यानी 5 और 8 कितना हुआ? 12 13 हुआ, लेकिन इसमें जो री है यानी 13 जो शब्द है सबका प्लुत बनेगा। क्या नहीं बनेगा? दीर्घ। ज्वेलरी है इसका दीर्घ नहीं बनेगा, यानी ये ज्वेलरी है
समझ लीजिए कि ये जो वर्ण है दीर्घ का या इस का जो है अपवाद है। जैसे देखिए अ बड़ा आ हो गया है, ई बड़ी ई हो गया है, ओ भी बड़ा ऊ हो गया है, री भी जो है बड़ा री हो गया है, लेकिन री जो है बड़ा नहीं होगा, यानी दीर्घ में इसका दीर्घ नहीं बनता है री का। तो ये प्लुत तो बनेगा लेकिन दीर्घ नहीं बनेगा। इसी प्रकार हमारा जो शब्द है, जो ये स्वर है री जो है, री का दीर्घ नहीं बनेगा, और जो ए ओ आई औ है इसका जो है ह्रस्व नहीं बनेगा, यानी छोटा नहीं बनेगा। तो ए ओ आई औ जो है हमेशा जो है दीर्घ माना जाएगा, री जो है ये दीर्घ नहीं बनेगा, ह्रस्व ही रहेगा। और अ ई उ री ये जो है हमारा ह्रस्व भी बनेगा, दीर्घ भी बनेगा और प्लुत भी बनेगा। बस री और जो हमारा ए ओ आई औ है इसको ध्यान रखना है, ये ह्रस्व नहीं बनेगा और री जो है दीर्घ नहीं बनेगा। तो ये स्वरों का वर्णमाला के आधार पे 3 प्रकार हुआ, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर कि स्वरों का मात्रा के आधार पे। ये किसके आधार पे बताए हैं? वर्णमाला के आधार पे। तो वर्णमाला के आधार पे कितने प्रकार हैं? 3 हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। अब आता है हमारा स्वरों का मात्रा के आधार पे। स्वरों का मात्रा के आधार पर प्रकार। मात्रा के आधार पे क्या आएगा? मात्रा के आधार पे आएगा जैसे बोलते हैं एक मात्रिक, दो मात्रिक और त्रैमात्रिक। तो हमारा जो है स्वरों का मात्रा के आधार पे भी कितना प्रकार हुआ? 3 हुआ। कौन कौन सा? एक मात्रिक, फिर क्या हुआ हमारा? द्विमात्रिक और त्रैमात्रिक। क्या हुआ? त्रैमात्रिक। तो जो ये हमारा त्रैमात्रिक है यानी 3, जैसा कि नाम से ही पता चला एक मात्रिक यानी एक मात्रा का समय लगे या एक पल का समय लगे। जैसे हमारी पलक जो झपकती है या तो उसे कह सकते हैं, या जो घड़ी की सुई होती है 1 सेकंड घूमती है उसी को हम एक मात्रिक बोलते हैं, यानी 1 सेकंड कह लीजिए, चाहे एक पलक झपकने में जो समय लगता है उसे कह लीजिए। 2 मात्रिक यानी 2 मात्रा का समय लगता है, यानी 2 सेकंड का समय लगता है। त्रैमात्रिक यानी 3 सेकंड का समय लगता है। तो स्वरों को एक मात्रा के आधार पर ह्रस्व बोला जाता है, 2 मात्रा के हिसाब से दीर्घ बोला जाता है और त्रैमात्रिक के हिसाब से क्या बोला जाता है? प्लुत बोला जाता है। तो स्वरों का मात्रा के आधार पर यही होता है प्रकार, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रैमात्रिक। एक मात्रिक में एक मात्रा का समय लगेगा या एक पल का या 1 सेकंड का। द्विमात्रिक में 2 मात्रा का समय लगेगा यानी 2 सेकंड का कह लीजिए। जैसे कोई शब्द बोलेंगे तो उसमें जो है दो मात्रा का समय लगता है। अब जैसे हम बोलते हैं अ और आ, इस अ को बोलिए अ और इस आ को बोलिए आ, तो हमारा जो मुंह है छोटे से इतना बड़ा हुआ ना, तो क्या हुआ कि इसमें एक मात्रा का समय लगा, इसमें कितने का लगा? 2 मात्रा का समय लगा। अब इसी में अ के आगे यदि 3 लग गया यानी इसकी गिनती किसमें हो गई? हमारी 3 मात्रा में, त्रैमात्रिक में। यानी अ को जो है 3 सेकंड के लिए इतना लंबा बोला गया है कि उसमें कितने समय का समय लग गया है? 3 सेकंड का समय लग गया। आपको ये भी समझ में आ गया होगा ये स्वरों का मात्रा के आधार पर प्रकार कितना हुआ? 3, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रैमात्रिक। तो अ से आ बोलने में, फिर आ लंबा बोलने में समय लग रहा है ना, तो इसी को बोलने का जो आधार है उसके आधार पर एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रैमात्रिक में स्वरों को बांटा गया है। जैसे अ बोले कम लगा, आ बोले उससे, जब आर भी तेज से बोलेंगे, आ लंबा बोलेंगे तो वो किसमें चला जाएगा? प्लुत में, यानी त्रैमात्रिक में चला जाएगा। ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब तीसरा जानते हैं कि स्वरों का जो है किसके आधार पे? वर्णमाला के आधार पे ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत हुआ। स्वरों की मात्रा के आधार पे एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रैमात्रिक हुआ। अब जानते हैं स्वरों का उच्चारण के आधार पे। किसके आधार पे? स्वरों का उच्चारण के आधार पे कितने लोगों को पता है? कमेंट करिए। स्वरों का उच्चारण के आधार पे, आधार पर प्रकार। इसमें भी कितना आता है? 3 आता है। कितना आता है? स्वरों का उच्चारण के आधार पे कितना आता है? 3 आता है। इसमें भी 3 आता है। कौन कौन सा? एक है हमारा उद्गार, क्या बोलते हैं? उद्गार। एक होता है हमारा अनुद्गार और एक हमारा होता है स्वरित। क्या होता है? स्वरित। तो स्वरों का जो है उच्चारण के आधार पे प्रकार कितना होता है? 3 होता है, उद्गार, अनुदार, स्वरित। उद्गार का मतलब क्या होता है? जब हम अ बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है ऊपर जो है जाएगी। अनुदार यानी नीचे। उद्गार के नाम से ऊ में ऊपर, ऊ से मतलब क्या हो गया हमारा? ऊपर। अनु से मतलब क्या हो गया? नीचे। और स्वरित से मतलब क्या हो गया हमारा? बीचों बीच। क्या हो गया? बीचों बीच। कहने का मतलब यही है कि जब हम किसी स्वर वर्ण को बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो यदि जब उस स्वर वर्ण ऊपर जीभ लग के बोले तो उसे हम उद्गात बोलते हैं, और जब हमारा जीभ नीचे आता है बोलने में तो उसको हम अनुदात बोलते हैं। स्वरित जब हमारी जो जीभ होती है ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, बीच में रहे, तो उसको क्या बोलते हैं? बीचों बीच या स्वरित। यानी जो हमारी जीभ है ना ऊपर गई और ना नीचे गई, तो उसे हम उसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? स्वरित हो गया।
तो स्वरों का उच्चारण के आधार पे 3 प्रकार है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उदात्त में हमारी जीभ ऊपर जाएगी, अनुदात्त में जीभ हमारी नीचे जाएगी और स्वरित में जो है बीचों बीच रहेगी। जैसे हम बोलते हैं अ, तो जब हम अ बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है ऐसे ऊपर मुड़ी हुई है, और जब आ बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है नीचे आ जाएगी, और वही बीच में बोले अ, तो हमारा जो मुख है थोड़ा सा खुला है, बीचों बीच है यानी। तो किसी शब्द को जब हम ऐसे बोले ऊपर जा रहा, फिर नीचे आ रहा, फिर बीच में आ रहा है, तो क्या है, हमारा उच्चारण के आधार पे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित है। तो ये भी क्लियर हो गया आप लोगों का कि स्वरों का उच्चारण के आधार पे हमारा 3 प्रकार हो गया, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब हम सब जानते हैं कि कैसे जो है अब 18 हुआ। पहले ये जान लेते हैं कि स्वरों का जो है, स्वरों का वर्णमाला के आधार पे आधार पर कितने प्रकार हुए? 3। कितने हुए? 3। ऐसे ही स्वरों का किसके आधार पे? मात्रा के आधार पे। मात्रा के आधार पे कितना हुआ प्रकार? इसमें भी 3 हुआ। इसमें ह्रस्व दीर्घ प्लुत हुआ वर्णमाला के आधार पे, और मात्रा के आधार पे एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रैमात्रिक हुआ। अब है हमारा स्वरों का उच्चारण के आधार पे। किसके आधार पे? उच्चारण के आधार पे प्रकार कितना हुआ? 3। कितना हो गया? 3। अब इसको जोड़ दिए, 3 ये 3 ये 6, 3 ये 9। कितना हो गया? 9। यानी इन तीनों प्रकार से हमारे कितने प्रकार बन रहे हैं? 9 प्रकार बन रहे हैं। अब ये जो 9 प्रकार हैं, ये जो 9 प्रकार है हमारा जो है फिर 2 भागों में बटेगा। कौन कौन से? अनुनासिक और निरअनुनासिक। निरअनुनासिक। अब अनुनासिक और निरनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक का मतलब होता है, अनु मीन्स अनुनासिक, यानी नाक के साथ मुंह का जो है प्रयोग होता है। जैसे अनुनासिक में हमारा जो है शब्द जो है किससे बोला जाएगा? मुख प्लस नाक। मुख प्लस नाक, यानी जो ये अनुनासिक है 9, तो ये हमारे प्रकार हो गए 9 प्रकार। अब ये जो 9 प्रकार हैं, इसके 9 तो जो है अनुनासिक बनेंगे और 9 जो है उसी के निरनुनासिक बनेगा। तो अनुनासिक का मतलब जिसमें हम अपना मुख और नाक दोनों का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा शब्द आता है आंख, जब हम आंख बोलते हैं तो यहाँ पे ये जो हमारा है अनुनासिक, यानी नाक और कान, नाक और मुंह, सॉरी गलत बोल दी, नाक और मुंह से जो है दोनों का प्रयोग हो रहा है। तो जो ये ऐसे चंद्र बिंदु लगे हुए शब्द मिलते हैं हमें, तो ये क्या है? अनुनासिक शब्द वर्ण है। कौन सा वर्ण है? अनुनासिक। निरनुनासिक में क्या है? सिर्फ नाक का प्रयोग होगा, जो शब्द होगा वो सिर्फ नाक से प्रयोग होगा, अरे मुख से प्रयोग होगा, नाक से नहीं होगा। किससे प्रयोग होगा? मुख से। जो हमारा निरनुनासिक शब्द है, इसमें जो वर्ण आएगा वो सिर्फ मुंह से बोला जाएगा, उसमें नाक का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अनुनासिक में जो सब वर्ण होगा उसमें मुख और नाक दोनों का प्रयोग होगा, और निरनुनासिक में सिर्फ मुख का प्रयोग होगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि 3 3 6 9 9 प्रकार के ये हो गए। अब ये जो 9 प्रकार है किसमें बढ़ गए? 9 ये 9 ये, तो 9 और 9 कितना हो गया? 9 जो है हमारा अनुनासिक बना, और फिर 9 जो है हमारा निरनुनासिक बना, तो कितना हो गया? 18। कितना हो गया? 18। अब समझ में आया आप लोगों को 18 कैसे हो गया? यानी अब जो है हम तालिका बनाएंगे कि कौन कौन सा वर्ण 12 है, कौन कौन सा 18 है और कौन सा 30 है। तो इतना समझ में आ गया आप लोगों का कि स्वरों का वर्णमाला के आधार पे 3 प्रकार है, फिर जो है मात्रा के आधार पे 3 प्रकार है, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रैमात्रिक। उच्चारण के आधार पे उदात्त, अनुदात्त, स्वरित है। तो 3 3 6 3 9 9 प्रकार ये हुए। फिर ये जो 9 प्रकार वर्ण है फिर 2 भागों में बटे हैं। कितने भागों में बटे हैं? 2 भागों में, एक अनुनासिक और एक निरनुनासिक। तो अनुनासिक में क्या है? मुंह और नाक दोनों का प्रयोग होगा, और निरनुनासिक में जो है हमारा सिर्फ मुख का प्रयोग होगा, नाक का प्रयोग नहीं होगा। तो ये हमारा 18 कैसे आ गया? समझ में आ गया। अब जैसे हमारा अ वर्ण है तो वर्णमाला के आधार पे 3 बना, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। फिर मात्रा के आधार पे एक मात्रिक, 2 मात्रिक, त्रिमात्रिक बना, 6 हो गया। फिर उच्चारण के आधार पे 3 बना, कितना हो गया? हमारा 9 हो जाएगा, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित में। तो ये हमारा हो जाएगा 18। तो बस अब यहाँ पे 18 किसका रहेगा? जो ह्रस्व और दीर्घ दोनों में बनता है उसका तो 18 होगा, लेकिन 12 किसका होगा? या तो दीर्घ नहीं बनेगा या तो ह्रस्व नहीं बनेगा। तो चलिए आपको बता देते हैं। जैसे अ है वर्णमाला के आधार पे, वर्णमाला के आधार पे कितना बना? 3, ह्रस्व दीर्घ और कौन कौन सा बना ये देख लीजिए, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। ठीक है। फिर अ जो है मात्रा के हिसाब से बना, मात्रा के आधार पे भी 3 बना। कौन सा? एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रैमात्रिक। ठीक। फिर जो है हमारा अ उच्चारण के आधार पे, उच्चारण के आधार पे भी कितना आया? हमारा 3 आया। कौन कौन सा? उदात्त, अनुदात्त,
और सॉरी, तो 3 ये और 3 ये और 3 ये, कितने अ बन गए? 9 अ बन गया। कितना अ बन गया? 9। अब ये जो 9 है अ, 9 जो है अ हमारा अनुनासिक बनेगा और 9 जो है हमारा निर्नुनासिक बनेगा। यानी 9 जो अ है हम मुख और नाक दोनों का प्रयोग करके बोलेंगे, लेकिन जो 9 अ है वो हम सिर्फ मुख से बोलेंगे। तो 9 और 9 कितना हो गया हमारा? 18 अ। कितना अ आ गया? 18 अ। इतनी बात आप लोग समझ में आ गई। इसी प्रकार ई का बनेगा, ऊ का बनेगा, री का बनेगा, लेकिन जो री है उसका जो है दीर्घ नहीं बनता है, तो दीर्घ जो है हट जाएगा। और हमारा क्या बचा? जो है ए आई और ओ औ, ये जो चारों वर्ण है उसका जो है लघु नहीं बनता है, यानी ह्रस्व नहीं बनता है, तो 6 उसका कट जाएगा, बचेगा उसका भी 12। तो तालिका बना लेते हैं। तो बस इतना ही ध्यान। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे 18 आया। उच्चारण के आधार पे, मात्रा के हिसाब से, वर्णमाला के आधार पे। तो 3 तो फिर अनुनासिक और निरुनासिक में बट गया, तब जाके हमारा कितना प्रकार हुआ? 18 प्रकार हुआ। तो कौन कौन से वर्ण जो है हमारे 18 हैं और कौन कौन से 12 हैं, ये जान लेते हैं। तो पहले तो हमारा वर्ण लिखते हैं। कौन सा जो वर्ण है 12 है और कौन सा 18 है। फिर उसके बाद इधर क्या लिख लेते हैं? हिश, दीर्घ और प्लुत। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा भेद। तो जो हमारा वर्ण है अ जो है हमारा वर्ण अ, इसका हिश भी बनता है, दीर्घ भी बनता है, प्लुत भी बनता है। तो 3 3 6 3 3 9 और फिर 18। 9 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 18। अगला आया हमारा ई। तो जो ई है इसका हिस भी बनता है, दीर्घ भी बनता है और प्लुत भी बनता है। तो ये भी हमारा कितना हो गया? 9 दूनी 18 भेद। अब है हमारा ऊ भी हमारा हिस भी बनता है, दीर्घ भी बनता है, प्लुत भी बनता है। तो ये भी कितना हो गया? 9 दूनी 18। ठीक है। अब है हमारा री। जो री वर्ण है इसका भी हमारा हिस भी बनता है, दीर्घ भी बनता है, प्लुत भी बनता है। तो ये भी हमारा कितना हो गया? 9 दूनी 18। ठीक। अब बारी आती है लरी की। जो लरी है इसका हिस बनता है लेकिन दीर्घ नहीं बनता है, लरी का दीर्घ नहीं बनता है, तो प्लुत बनता है। तो 6 इसका 6 इसका कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12। तो लरी के कितने प्रकार हो गए? 12। अब ये दीर्घ नहीं बनेगा तो 3 हट जाएगा, 3 इसमें का और 3 इसमें का। जैसे हिस्व लरी कितना बनेगा? 3 बनेगा। और प्लुत कितना बनेगा? 3 बनेगा। यहाँ पे 3 हिस्व 3 दीर्घ और 3 प्लुत। यहाँ पे 3 हिस्व 3 दीर्घ 3 प्लुत, फिर 3 ये, फिर 3 ये, फिर 3 ये। अब यहाँ पे ये जो है 3 कम हो गया तो इसका हटेगा ना, 3 ये 3 ये 6 ही हुआ। और 6 का मल्टीप्लाई यानी अनुनासिक और निर्नुनासिक में जब बांटेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 प्रकार हो जाएगा। अब अ ई उ री हो गया। अब क्या बचा हमारा? ए। ये जो ए है इसका हिस्व नहीं बनता है, इसका हिस्व नहीं बनता है। तो 3 क्या हो गया? माइनस हो गया। इसमें जो 3 यहाँ माइनस हो गया इसमें, क्योंकि नहीं बनता है। और ये ए जो है 3 माइनस हो गया क्योंकि ए का हिस्व नहीं होता है, दीर्घ होता है। दीर्घ बनता है तो 3 ये और प्लुत भी बनता है तो 3 ये। तो कितना हो गया? 3 और 3 6 हो गया, 6 दूनी 12। इसी प्रकार हमारा ओ, तो ओ भी हमारा क्या है? दीर्घ नहीं बनेगा, हिस्व बनेगा, प्लुत बनेगा। तो ये भी हो जाएगा 6 दूनी 12। फिर इसी प्रकार हमारा आय, दीर्घ नहीं बनता, अरे हिस्व नहीं बनता है, दीर्घ बनता है तो 3 दीर्घ और 3 प्लुत कितना हो गया? 6 दूनी 12। इसी प्रकार हमारा बचा क्या? आओ। तो ये जो अ है इसमें भी हमारा हिस्व नहीं बनता। ओ जो है दीर्घ वर्ण है तो इसका छोटा रूप नहीं होता है, तो ये भी दीर्घ बनेगा। तो 3 दीर्घ हुआ और 3 प्लुत हुआ। तो कितना हो गया? 3 और 3 6 और फिर इसका वो करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 18 कैसे हुआ, 12 कैसे हुआ। जिस किसी का हिस्व नहीं बनेगा तब 3 कट जाएंगे, और किसी का दीर्घ नहीं आए, किसी का जो है दीर्घ नहीं बनेगा तब 3 कट जाएंगे तो 3 कम हो जाएगा। और फिर किसी का दीर्घ नहीं बने, हिस्व नहीं बनेगा तो हमारा जो है कम हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमारा प्रश्न खूब बन के आता है कि री प्लस री ये जो है हमारा 30 कैसे होता है। तो उसको भी जान लेते हैं कि ये जो हमारा री है, री के कितने प्रकार हैं? 12 है। री के कितने प्रकार हैं? 12। ये जो री है इसका कितना प्रकार है? 12। और ये जो री है इसका कितना प्रकार है? 18। तो 12 और 18 को जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? 30 आएगा। यहाँ जगह तो नहीं है, मिटा दे रही हूँ। अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो स्वर वर्ण है इनका 12 कैसे बना, 18 कैसे बना। तो जो हमारा स्वर है वर्णमाला के आधार पे 3 हुआ, मात्रा के आधार पे 3 हुआ,
और उच्चारण के आधार पे 3 हुआ। अब अगला प्रश्न बनता है हमारा कि जो ये री है और प्लस री ये 30 हुआ। ये प्रश्न हमारा बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब ये कैसे 30 हुआ? तो इसमें जो है री का 18 है प्रकार और री का कितना है 12 है। तो 18 और 12 हमारा कितना हुआ 30। कितना हुआ 30। तो ये प्रश्न हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और री को सवर्णी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है सवर्णी, यानी समान उच्चारण स्थान। तो वो उच्चारण जब बताऊंगी तब बताऊंगी। अभी यहाँ हम लोग भेद जान रहे हैं तो भेद जान लीजिए। तो कौन कौन सा आप लोगों को याद रखना है? तो अ ई उ री इसका कितना प्रकार होगा हमेशा 18 होगा। ठीक। अलरी का कितना होगा हमारा 12 होगा। क्यों 12 होगा? क्योंकि इसका दीर्घ नहीं बनता। री का दीर्घ नहीं बनता तो जो दीर्घ है वो कट जाएगा तो वो संख्या कम होगी। इसी प्रकार हमारा ए ओ आए आओ ये जो है हमारा दीर्घ वर्ण है। कौन से वर्ण है? दीर्घ। तो ये भी 12 है। क्यों 12 है? क्योंकि इसका शीर्ष नहीं बनता। क्या नहीं बनता? शीर्ष नहीं बनता। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो भेद है इसमें आप लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है। री और प्लस री हमेशा 18 भेद होता है। कैसे 18 हुआ? री का 18 30 हुआ। री का 18 री का 12 कितना हो गया 30 हुआ। अब अ ई उ री ये जो चारों वर्ण है इनका जो है हमेशा 18 ही बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इसका जो है तीनों में बनता है। तीनों में बनता है मतलब ह्रस्व भी बनता है, दीर्घ भी बनता है, प्लुत भी बनता है। तो यानी ये तीनों जगह से लेते हैं, तीनों जगह देते हैं तो वो क्या हो गया इनका 18 हो गया। यानी 3 ह्रस्व का, 3 दीर्घ का और 3 प्लुत का। फिर 9 जो हुए वो अनुनासिक और निरुनासिक के आधार पे 18 हो गया। अब री क्या है? इसका दीर्घ नहीं बनता है तो दीर्घ वाला हिस्सा कट जाएगा, कम हो जाएगा। तो यानी 6 हट जाएगा, बचेगा क्या 12। ए ओ आई औ ये दीर्घ वर्ण है, इनका जो हिस्सा नहीं बनता है तो इसलिए इनका जो हिस्सा वाला हिस्सा है वो कट जाएगा, क्या बचेगा 12। तो ये जो मेन है संस्कृत में स्वर के भेदों में ये जो है मेन है। आप लोगों को ये जो बात है ध्यान रखने योग्य है कि इससे जो है अक्सर प्रश्न भी बनता है, बहुत ज्यादा बनता है, तो इसलिए मैं बता दी हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जाने हैं कि जो स्वर है उसके जो है 3 प्रकार है। एक वर्णमाला के आधार पे, मात्रा के आधार पे और किसके आधार पे? उच्चारण के आधार पे। तो वर्णमाला के आधार पे ह्रस्व दीर्घ प्लुत हुआ, उसमें भी 3 प्रकार है। मात्रा के आधार पे भी 3 प्रकार हुआ, एक मात्रिक, दो मात्रिक, त्रैमात्रिक। उच्चारण के आधार पे भी 3 प्रकार हुआ, उद्दात, अनुदात, स्वरित। अब इन 3 3 6 और 9 हो गया। अब ये जो 9 प्रकार है फिर 2 भागों में और बट गए, किसमें? अनुनासिक और निरुनासिक में। तो जब अनुनासिक में क्या है मुख और नाक दोनों का प्रयोग होगा और निरुनासिक में जो है हमारा सिर्फ मुख का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार हमारा जो है आज का ये जो वीडियो है, ये जो क्लास है यहीं पे समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम लोग व्यंजन के प्रकार जानेंगे। संस्कृत में व्यंजन के प्रकार किस आधार पे बटे हुए हैं। और वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। और अगल बगल आपके जितने भी बच्चे हैं प्लीज सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उन बच्चों तक वीडियो पहुंचे। क्योंकि जो बच्चों को बहुत ही संस्कृत जो है कठिन लगती है, तो कठिन कुछ नहीं है, सब हुआ है। और आप लोग अपने आप को प्राउड फील करिए कि मैं संस्कृत लिया हूँ और संस्कृत ली हूँ। यदि संस्कृत लिए हैं आप तो बहुत ही समझिए ग्रेट है कि आप अपनी प्राचीन परंपरा को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। और इसको प्राउड भी फील करना चाहिए कि कोई जरूरी नहीं होता कि सब लोग वेस्टर्न जो बनते जा रहे हैं, लेकिन जो हमारा कल्चर है वो पीछे जा रहा है। तो इसको आगे बढ़ाने में आप लोग सपोर्ट करिए और आगे बढ़िए। तो बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।